बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज आपने देखा ही होगा कि पेशावर में जिस तरह तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और हमारे कारकुन जिस तरह आज वो निकले गिरफ्तारी देने के लिए, इससे सबको एक चीज़ सामने आ जानी चाहिए कि आज कौम किधर खड़ी है। हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह के सीन्स कभी ये नहीं देखे गए। एक वक्त पे जो मूवमेंट चली थी PNA की 70 की दिहाई में, उसमें भी गिरफ्तारियां होती थी, लेकिन 4 या 5 लोग जाके अपनी गिरफ्तारी देते थे। ऐसा कभी सीन नहीं हुआ कि इतनी तादाद में लोग आए और लीडरशिप के साथ, मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि लीडरशिप के साथ जाके अपनी गिरफ्तारियां दें। तो मैं आज अपनी पेशावर की क़यादत और अपने कारकुनों को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं इसलिए अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि क्यों ये हम कर रहे हैं। मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, हम ये क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पुरअमन तरीका है एहतजाज करने का। हम क्या चीज़ लोगों के सामने लाना चाहते हैं? हम ये सामने लाना चाहते हैं कि ये जिस तरह के हथकंडे इस हुकूमत ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, जब से हमारी हुकूमत गई 10 अप्रैल के बाद पिछले साल, जो हमारे लोगों से इन्होंने किया है, मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैंने कभी इस तरह का जुल्म नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, आज़म स्वाति पर तशद्दुद किया, उसको 3 बजे जाके घर से उठाया और उससे पहले उसके पोते और पोतियों के सामने उसको मारा, एक 75 साल के आदमी को, फिर टॉर्चर किया, फिर कपड़े उतार के टॉर्चर किया, फिर उसकी फिल्में बनाई। वो फिल्में इन्होंने हमारे 2-3 लोगों को दिखाई हैं, दिखाने के लिए कि आपसे भी ये होगा कि अगर आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल से जो इन्होंने किया है, जब उसको तशद्दुद कर रहे थे तो उसको बार बार पूछ रहे थे कि ये इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, कहो इमरान खान ने तुम्हारे से करवाया। स्वाति को कह रहे थे कि ये इमरान खान को बताओ, ये उससे भी ये होगा। ये कौन से मजहब माशरे में ऐसे होता है? ये कब पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ था? और उसके बाद जो सोशल मीडिया के लोगों से इन्होंने किया, जो लोगों को उठा उठा के लेके जाते थे, उनको भी नंगा करते थे। मुझे नहीं अभी तक पता कि नंगा करने का इनको शौक क्या है, और कौन सा माशरा इजाजत देता है लोगों को इस तरह जलील करने का। आइन का आर्टिकल 14 आर्टिकल कहता है कि आप इंसान की, हर पाकिस्तान की जो डिग्निटी है, उसकी जो इज्जत है, उसको आप पामाल नहीं कर सकते। और इनका कसूर क्या था? आज़म स्वाति ने ट्वीट की कि जी बाजवा ने NRO 2 दिया है, सारा पाकिस्तान जानता है कि उसने दिया। शहबाज गिल ने कोई स्टेटमेंट दी, उससे पूछा भी नहीं कि क्या उसका मकसद क्या था, पीछे क्या था, कहने क्या वो क्या कर रहा था। उसके ऊपर तशद्दुद। शेख रशीद को उठा लिया, उसको ले गए, अफवाद चौधरी को उठाया, हमारे लोगों के ऊपर, सब के ऊपर FIR है। जिस तरह मैंने कहा मेरे ऊपर कोई 70 FIR दहशतगर्दी के केसेस बना दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज होता है, इमरान खान को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देती है, उसके बाद एहतजाज होता है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है, मैं वहां था भी नहीं। दूसरा, एक यही बददियानतदार, एक मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है, ये नून लीग का हिस्सा बन के और ये PDM का हिस्सा बन के, जो हमारे हर फैसला हमारे खिलाफ देता है, कैंपेन करता है। क्या केस था? फॉरेन फंडिंग केस। पहले पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी, पता चला कि वो अब प्रोहिबिटेड फंडिंग है।
वो केस जो मैं आज लिख के देता हूं किसी अदालत में जाएगा, ये बाहर फेंक देंगे, केस ही कोई नहीं है। वो रिपोर्ट के ऊपर FIA मेरे ऊपर वारंट निकाल देती है, और वो उसी के ऊपर वही जो केस है प्रोहिबिटेड फंडिंग का, उसमें बाकियों को सारों अदालत बरी नहीं करती, उनकी जमानत दे देती है सबको। इमरान खान के ऊपर वारंट निकलाता है, और हर कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, या इमरान खान को जेल में डालो, या डिस्क्वालीफाई करो, या हमारे लोगों के ऊपर हर किस्म का प्रेशर डालो। काफ लीग, मैं आज ये उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूं कि पहले तो उनको पूरा आके यहां जोर लगाया गया, जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उन्होंने प्रेशर डाला, पूरा एजेंसीज ने प्रेशर डाला कि इमरान खान को छोड़ के तो नून लीग की आप हम चीफ मिनिस्टरशिप मिलती है, आप वो ले लें। हमारे लोगों को, MPs को, जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आनी थी, उन सबको कहा गया, बुला बुला के चुन चुन के लोगों को, सबको नहीं, चुन चुन के लोगों को कहा गया कि आप छोड़ें, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया गया है, अब नून लीग जाएं, आपने वोट नहीं डालनी, सबके ऊपर प्रेशर डाला गया। उनके ऊपर पैसे भी ऑफर किए गए, और फिर उनको धमकियां दी गई कि आपकी कोई फ्यूचर नहीं है तहरीक इंसाफ में। चौधरी परवेज इलाही को मैं आज दाद देता हूं, उनको और उनके बेटे मुनिस इलाही को, कि उन्होंने इन सारी धमकियों के बावजूद, पूरा जोर लगाने के बावजूद, उनको कहा हम आपके ऊपर करप्शन केसेस कर देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक इनका कोई जानने वाला मुनिस इलाही का, उसको पकड़ के ले गए, 3 दिन उसको रखा, उसको मार मूर के, उसको अच्छी तरह मार के, उसको जुल्म करके घर वापस लेके आए। अभी भी उनका सेक्रेटरी जो है परवेज इलाही को, वो गायब है। सिर्फ एक प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो गवर्नमेंट ना डिसॉल्व करें ताकि इलेक्शंस ना हो जाए। इसलिए हमने परवेज इलाही को ऑनर किया कि उन्होंने इस सारे प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी भी जम की, और इसलिए हमने ऑनर किया कि हम एजाज़ देते हैं प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का बुलाने के लिए। मैं ये आपको सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें कभी पाकिस्तान की सियासत में नहीं हुई। ये जो जुल्म, ये जो तशद्दुद, झूठी FIRs, और ये इस तरह का इलेक्शन कमीशन, ऐसा इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान में नहीं आया। हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 2 इन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट्स बनानी थी, हमने वो नाम दिए जो कि सारों को एक्सेप्टेबल थे, वो नाम जो क्रेडिबल थे, जिनकी कोई जो रिस्पेक्ट थी माशरे में, हमें पता था कि नून लीग भी उनको जानती है। इन्होंने चुन के यहाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का लेके आए, जो हमारा सख्त मुखालिफ था। उसके बाद हमने 23 नाम दिए, 22 नाम दिए इलेक्शन कमीशन को। हमने कहा इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया था 25 मई को, आप इनको मेहरबानी करके पंजाब में ना लगाएं। तकरीबन सबको लगा दिया उन्होंने पंजाब में। वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था उनको लगा दिया आज हमारे ऊपर, और नजर आ रहा है। अभी एक राजनपुर में, जामपुर में इलेक्शन हो रहा है, बाय इलेक्शन जाफर लगारी का। सारी हमारे कारकुनों के ऊपर केसेस बन रहे हैं, पुलिस और इंतजामिया पूरा उनके खिलाफ निकली हुई है, डरा रही है, धमका रही है, और उनके ये जो नून लीग का कैंडिडेट उसको ओपनली उसकी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा कभी भी केयरटेकर तो आया ही नहीं है। केयरटेकर ऐसा लेके आए हैं जो कि जिस तरह शहबाज शरीफ कंट्रोल कर रहा है उस केयरटेकर को। ये सारे वो लोग हैं जो इन्होंने हमजा शरीफ के दौर में रखे हुए थे, और उधर पख्तूनख्वा के अंदर सारी मौलाना फजल रहमान की कैबिनेट और उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है। तो ये ऐसी इलेक्शन कमीशन, और जो उसने फिर आगे किया है, जो वो देख रहे हैं कि ये जो सारे स्टेप्स ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के भी स्टेप्स, केयरटेकर गवर्नमेंट के भी स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ है। और वो हुक्म किससे ले रहे हैं? वो ले रहे हैं जनाब ये नून लीग वाले से, शहबाज शरीफ से, मरियम वो सारी जगह फिर रही है, प्रोटोकॉल, गाड़ियां, पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं कन्वेंशन पे,
पूरा रेस्ट हाउस रेनोवेट होता है कि जी मलका तरन्नम मलका सॉरी तरन्नम नहीं फरादीबा वो पहुंच रही है वहां, सारा कुछ इनके लिए इंतजाम बन रहा है, और वो वहां जाके फिर जो वो जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्या आपका क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है, सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224 पाकिस्तान के आइन का, उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती है तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? यानी इसकी कितना भी आप अपना ज़हन इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे वकील ले आए, मुझे यह समझा दें कि 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत ये केयरटेकर चल सकती है? और मेरा अगला सवाल है कि जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मुकासद, जो बुनियाद रखी थी कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है, उसमें एक चीज वाज़ेह है कि सॉवरेनिटी वो अल्लाह की है, और अल्लाह के बाद जो फैसले करेंगे वो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदों की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है, जो अवाम ने सेलेक्ट किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स दो बैठा दिए ला के, पहले तो ये सारी, कभी मैं फिर से कहता हूँ, कभी ऐसी जानबदार केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं आई, लेकिन उसके अलावा क्या अब ये 90 दिन के बाद ये बैठेंगी जिनका सिर्फ काम है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा एजेंडा है कि हमें खत्म किया जाए, हमारे पर केसेस बनाए जाए, नून लीग को जताया जाए या पीडीएम को जताया जाए? ये किस तरह 90 दिन के बाद बैठेंगे? क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, इनका तो सिर्फ काम था केयरटेकर गवर्नमेंट्स का कि आके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के सब कुछ और कर रहे हैं। जेआईटी, मैं फिर से कहता हूं, जो जेआईटी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, वो कैसे बंद कर दी, उसका रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया? ये इनका मैंडेट किधर से आ गया? ये वो स्टेप्स उठा रहे हैं जो किसी भी केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं उठा सकती थी। बड़ा वाज़ेह है केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये 90 दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं? और मैं फिर से ये कहता हूं कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, धमकाने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके तो इससे पीछे हट जाए, जो कि एक वाज़ेह आइन के अंदर 90 दिन की स्टिपुलेशन दी हुई है। मैं आज दो और चीज़ों पे भी जल्दी से बात करना चाहता हूँ। एक, कि हमारे लोगों ने जो सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी कल यहाँ लाहौर के अंदर, उनको बजाय ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो सियासी तौर पे वो जिन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के लिए एक अपना एहतजाज जमहूरियत में रजिस्टर करवाया था, उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है। उनको कभी कहाँ भिजवा रहे हैं, कभी किस शहर में भिजवा रहे हैं। शाह महमूद को अटक भिजवा दिया, असद उमर को लिया भिजवा दिया, किसी को डीजी आजम स्वाति को। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे? अगर इसको देख के डरते, जो आज पेशावर में पब्लिक निकली है, ऐसे निकलती जिस तरह पब्लिक निकली है। और इंशाल्लाह कल आप पिंडी में देखेंगे कि जिस तरह पब्लिक निकलेगी, अब कहेंगे हमें जेलों में डालो। ये खौफ नहीं है किसी को अब कि ये आप जो वो अटक चले जाए या कहीं चले जाए तो हम डर जाएंगे। कि आप अगर ये समझते हैं, ये जो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये सारे जो मुजरिम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया और उनके पीछे सहूलतकार, क्या वो समझते हम डर जाएंगे इससे? इससे लोगों का अज़म और मजबूत हो रहा है।
हमें सारी जगह से मैसेजेस आ रही हैं जो हमारे लोगों को लेके गए हैं, लइया या डीजी खान या जिधर भी, सारे कह रहे हैं कि हम खड़े हैं। एक एक से मैसेज आई है कि बिल्कुल हमने अब पीछे नहीं हटना। सो इससे कोई घबरा नहीं रहा। और कल इंशाल्लाह पिंडी में देखेंगे जिस तरह पब्लिक निकलेगी, जिस तरह हमारी क़यादत तैयार है अपने आप को ये जेल भरो तहरीक के अंदर शामिल होने के लिए। और फिर जो हमारा एहतजाज, जिसका जो दूसरा पहलू है, एक तो ये है कि जो हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, जो इन्होंने जिस तरह की FIR जो हर रोज़ एक मिशन पे हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना करवाओ और इनको क्रश करो तहरीक इंसाफ को। तो एक तो इसके ऊपर एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है। और मैं ये याद करवा दूँ आपको कि श्रीलंका में इन्हीं हालात के अंदर पब्लिक सड़कों पे निकली थी और लोगों ने जलाए थे घर, प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया था, पब्लिक खुद सड़कों पे आ गई थी। अगर ये तहरीक इंसाफ इस वक्त ना हो तो ये पब्लिक इसी तरह सड़कों पे निकलेगी। जिस तरह के हालात यहाँ बन गए आज पाकिस्तान में, पब्लिक तो खुद निकलने के लिए तैयार है सड़कों पे। मैं अपना जो लाहौर हाई कोर्ट, मुझे 3 बजे तो हमें पता, उन्होंने जब हमें पता चला कि वो बुला रहे हैं और वो कहते हैं आपको पेशी देनी पड़ेगी, 3 बजे तो फैसला करते हैं, 4:15 बजे घर से निकलता हूँ। और जो पब्लिक सड़कों के ऊपर आती है, ऐसे तो पब्लिक कभी नहीं निकलती। तो पब्लिक तो तैयार बैठी हुई है। जिस तरह आज पेशावर में देखा, कौम तो तैयार है। अगर हम ये पुरअमन तरीका ना इख्तियार करें तो ये कौम वो रास्ता इख्तियार करेगी, ये कौम उस तरफ जाएगी जिधर इस मुल्क के अंदर तबाही मचेगी। इसको रोकने के लिए ये पुरअमन एहतजाज है। और जो दूसरी वजह है, मेरी एहतजाज की जो दूसरी वजह है, वो मैं भी आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ ने कल तकरीर की, कौम को मजीद और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। शहबाज शरीफ, ये कौम 10 महीने से जो आपने साजिश करके ये चोरों का टोला ऊपर बैठाया है, जिसमें आप सबसे बड़े डाकू हैं और आप और बड़े भाई और आसिफ जरदारी, आपसे बड़े डाकू इस मुल्क में आए नहीं। 30 साल से आप चोरी कर रहे हैं, अरबों रुपया आपने चोरी करके मुल्क से बाहर भिजवाया है। जरा पूछे तो सही कि आपका टब्बर वहां रहता कैसे है? कौन सी आपकी आमदनी थी जो इतने बड़े बड़े आपने घर खरीदे? यहां का चोरी का पैसा था, तो अपना पैसा बाहर भिजवा दिया। 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा लिए अपने। और कौम को कहते हैं कि ओह अभी आपके इम्तिहान खत्म नहीं हुए, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। मैं इसके ऊपर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कभी शहबाज शरीफ लोगों को पूछा है कि आज लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? जब हमारे दौर पे आप बार बार हर रोज असेंबली में खड़े होकर, जो जरा हमारे दौर में तो कोई ऑपोजिशन के मसले नहीं थे, जो आपके केसेस थे वो तो सारे आपके 95% केसेस आपके खिलाफ, वो तो पहली गवर्नमेंट से बनाए हुए थे, आपके अपने दौर में बने थे। इसहाक डार तो आपकी हुकूमत में मुल्क से फरार हुआ था। जब उससे पूछा गया कि इतने ज्यादा पैसे $5 मिलियन बाहर कैसे भिजवाए हैं, तो जब उसे जवाब पूछा मुल्क से बाहर भाग गया। नवाज शरीफ के दोनों बेटे आपके दौर में मुल्क से बाहर फरार हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि बताएं ये आपकी प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की किधर से आएंगे, वो बाहर भाग गए। ये जो इसका शहबाज शरीफ, आपका जो बेटा, आपका जो दामाद था, वो आपके दौर में बाहर भागा था जब पता चला कि सरकारी तौर पे वो उसने सरकारी एक अपनी कोई बिल्डिंग किराए पे दी हुई थी, वो अभी बनी नहीं थी, उसको जब पैसा मिल रहा था, जब उससे सवाल पूछा वो बाहर भाग गया। और आपका पता है कि आपका ट्रायल हो रहा था और आप पकड़े जाने वाले थे मकसूद चपरासी के केस में, और वापस आके जैसे ही आप इक़्तिदार में आए तो 4 गवाह मारे गए हैं जिनको पैसे, आपके नौकर थे जिनको पैसे आ रहे थे, जिसमें मकसूद चपरासी, चारों को हार्ट अटैक हो गया। कोई इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी, चारों को ही एकदम आते साथ ही 2 महीने में अटैक हो गया। और सबसे बड़ी बात कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो आपका FIA का इन्वेस्टिगेट डॉक्टर रिजवान था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। और आपने सारे अपने केसेस माफ करवा लिए और लोगों को कह रहे हैं कि जो और कुर्बानियों के लिए तैयार हो जा। 30,000 जिसका था पिछली अप्रैल में जब ने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई थी,
वो आज सिर्फ 20,000 की चीजें खरीद सकता है। आजकल की महंगाई में 20,000 की चीजें खरीद सकता है, जिसका 30,000 महीने की तनख्वाह थी पिछली अप्रैल में। जो लाख रुपए कमाता था जो घर, उसकी सिर्फ खरीदार की पावर 70,000 रह गई है। और अभी आप जब मजीद और महंगाई करेंगे तो ये और वो नीचे इनके पास तनख्वाहों के अंदर कभी पूरा ही नहीं हो सकेगा कि वो किस तरह बच्चों का पेट पालेंगे। और आप कह रहे हैं अभी और महंगाई होगी। तो ये कौम आपसे सिर्फ एक चीज मांगती है कि जो भी आपने साजिश करके वादे किए थे ना, कि मैं एकदम पंजाब स्पीड ला के तो पाकिस्तान को उठा दूंगा, मैं तरक्की कर दूंगा, वो सारी सोशल मीडिया पे आपकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं। देखो मैं आते साथ ही 6 महीने में कैसे पाकिस्तान को उठाता हूं। जब एक जमहूरियत के अंदर आप अपने वादे पूरे नहीं कर सकते और लोगों की कमर तोड़ देते हैं महंगाई के जरिए, आज घरों के अंदर मुश्किल पड़ी हुई है, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं। घर में जो बीवियां माएं बैठी हैं वो कहती है हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। खामद आगे से कहता है मैं बच्चों की भी फीस देनी है, मैं किधर से पैसा लेके आऊं, मैंने कपड़े लेने हैं। ये हुआ आज तक घरों में, और आप कह रहे हैं मजीद और महंगाई आने वाली है। ये दूसरी वजह एहतजाज की। हम 2 वजह से एहतजाज कर रहे हैं। और मैं आखिर में जाते हुए अपने जजेस को कहना चाहता हूं कि देखिए ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में, ये फैसला कुन वक्त है। इस मुल्क की तारीख भरी हुई है कि इस तरह के, या ये जो ताकतवर जो कानून को अपने आप को ऊपर समझते हैं, या वो इस मुल्क को प्रेशराइज करते हैं अपनी अदलिया को कि वो हट जाए आइन से, या वो इंसाफ देने से पीछे हट जाए, या तो वो प्रेशराइज करते हैं। वो ये जो न्यूट्रल्स कहते हैं, इनके प्रेशर में मार्शल लॉ लगता है, ये कायन तोड़ देते हैं। और या फिर ये जो 2 माफिया खानदान है, हम याद कराना चाहता हूं इस कौम को, इन्होंने इस मुल्क की तारीख में वाहिद डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। जस्टिस सजाद अली शाह की रेपुटेशन सारी जुडिशरी जानती है, एक दयानतदार आदमी थे, वो उनको भगाया। और फिर ये ताड़ड़ जो था पुराना, जो ब्रीफ केस लेके गया कोयटा और वहां जजेस को खरीदा गया, ये इन्होंने किया, वो ये इनकी तारीख है। जो नवाज शरीफ था, ये जब आज से 40 साल पहले या ये क्रिकेट खेलता था जिमखाना के अंदर, सारे लोगों से पूछ लें कि ये मैच खेल के अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था, ये ताकि इसको कोई आउट ना दे दे। ये क्रिकेट भी रोंदी मार के खेलता था। इसने कोई काम आज तक दयानतदारी से नहीं किया। इसने कभी भी जुडिशरी को दयानतदारी से फंक्शन करते नहीं देखा। जब वो फोन कॉल है कि शहबाज शरीफ कॉल कर रहा है जस्टिस जिसको भी कि जी ये बेनजीर को या सैफुर रहमान, शहबाज शरीफ कुछ और सजाएं बता रहे हैं कि जज साहब इनको ये 3 से 5 साल की सजा दी जाए। ये इनको वैसे जज चाहिए। इनको कभी भी आजाद अदलिया, जिस तरह सजाद अली शाह जैसे जज थे, वो कभी भी इनको गवारा नहीं थे। और बेटी का भी यही हाल है। और अभी शहबाज शरीफ भी वो भी बोल रहा है जजेस के अगेंस्ट। सिर्फ आर्टिकल 224 पढ़ लें आइन का, मुझे ये समझा दें कि कैसे 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाए। सिर्फ पढ़ लें। सारी कौम को पता है कि इस वक्त सिर्फ एक तरीका है इस मुल्क को इस दलदल से निकालने का, और वो है इलेक्शंस। जितनी देर ये चलता जाएगा, ये चोर बैठे हुए चोरियां अपनी बचाते जाएंगे और सिर्फ डरे हुए हैं कि इलेक्शन में ये हार जाएंगे, जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे, ये मुल्क मजीद दलदल में फंसता जा रहा है। और इसलिए हमने अपनी हुकूमतें कुर्बान की थी। कभी कोई अपनी 60% से ऊपर पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही हो एक पार्टी, और वो कभी अपनी हुकूमतें पाकिस्तान की तारीफ पे कुर्बान नहीं की। सिर्फ एक मकसद था कि मुल्क को मजीद ये तबाही से बचाया जाए और इलेक्शंस करवाए जाए, जो एक ही तरीका है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है इससे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।